नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज बता रही हूँ और वो है मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी योजनाएं। उलुग खान या मोहम्मद बिन तुगलक को उसके पिता ने युवराज घोषित कर दिया था, इसलिए वह बिना विरोध के ही शासक बन गया। उसका काल है 1325 से लेकर 1351 तक। हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था जिसका संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था, और उसके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था फिरोज तुगलक। तो आज हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको उसके पिता ने युवराज घोषित कर दिया था, इसलिए वह बिना विरोध के ही शासक बन गया। मगर ये जो शासक था वह एक बहुत ही विवादित शासक रहा। उसका शासन उचित ढंग से निर्मित किंतु गलत ढंग से क्रियान्वित की गई विनाशकारी योजनाओं और कार्यों की एक रोचक किंतु दुखद कहानी है। इतिहास क्या बेसिकली कहानियाँ हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की जो कहानी है वो ये है कि उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नवीन योजनाएं बनाई, मगर वो उसको ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं कर पाया, इसलिए वो विनाशकारी सिद्ध हुई और लोग उसके अगेंस्ट चले गए। उसका मस्तिष्क नई नई योजनाएं बनाने में जितना तेज था, उतना ही जनता की मनोवृत्ति समझने में मंद था। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप लोगों तक अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें नहीं समझेंगे, तब तक वो योजनाएं सफल नहीं होंगी। मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत आते थे, मगर वो लोगों को नहीं समझ पाता था और ना ही अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचा पाता था। उसकी योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने के लिए जनता से ऐसी घनिष्ठता और पारस्परिक सहानुभूति की आवश्यकता थी जो कि तुगलक के पास नहीं थी। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के काल की, वह यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा राज्य था, मगर उसका एक काल ऐसा भी था जिसमें बहुत सारे विद्रोह हुए और उसकी मृत्यु के समय में बहुत सारे इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। कहने का मतलब ये है कि उसने एक विशाल साम्राज्य को पाया, मगर उसने उस राज्य को छोटे छोटे राज्यों में खो दिया था। अब हम आते हैं उसकी विभिन्न योजनाएं। इस पाठ में मैं उसकी 3 योजनाओं के बारे में बताऊंगी। पहले दोआब की योजना, फिर कृषि विभाग का निर्माण या दीवाने को ही, और तीसरा है राजधानी परिवर्तन। सबसे पहले हम आते हैं दोआब में कर वृद्धि। दोआब का क्षेत्र होता है गंगा और यमुना का क्षेत्र, यानी कि आधुनिक यूपी और बिहार। ये एक बहुत ही उपजाऊ स्थान था और इसने इस उपजाऊ स्थान से और अधिक करों के द्वारा राजस्व में वृद्धि की कोशिश की थी। समकालीन जो पुस्तकें हैं उसमें से एक है तारीख़ मुबारक शाही। उसके लेखक याहिया बिन अहमद सरिंदी ने कहा कि गृहकार और चारागाह करों को लागू उसने किया, यानी कि 2 नए कर उसने किए, चरवाहों पर और घरों पर कर लगाए ताकि उससे राजस्व बढ़ सके। जबकि जो दूसरा समकालीन इतिहासकार है बर्नी, उसने कहा कि दोआब में 10 से 20 गुना करों में वृद्धि की गई। परंतु जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि बर्नी ने जो कहा है वो एक अतिशयोक्ति है, मगर ये जरूर है कि उसने करों में वृद्धि करी थी। जब वृद्धि हो गई तो जनता ने इसको नापसंद किया। अब उसी समय एक प्राकृतिक आपदा अकाल के रूप में घटी। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। एक तो अकाल और उसके ऊपर बढ़ती हुई कर। ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों ने जब कठोरता से करों को वसूलना शुरू किया
तो किसान गांव छोड़कर जंगलों में भाग गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अब सुल्तान को गुस्सा आया, वो सेना लेकर वहाँ गया और उसने जनता को कड़ा दंड दिया। मगर बाद में जब उसको पता चला वास्तविकता का, तो उसने किसानों का कष्ट दूर करने का प्रयत्न किया। अब उसने उनको हल, बीज और बैल खरीदने के लिए लगभग 2 करोड़ टन के धनराशि तकाबी के रूप में जारी की, जिसे उसने कभी भी वसूल नहीं की। बढ़ाए हुए करों को भी उसने वापस कर लिया। इससे क्या हुआ? ये योजना पूरी तरह से असफल रही। सरकार को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और इससे सुल्तान को बदनामी भी हुई। मतलब किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हुआ, राजस्व भी कमाया और शासक को बदनामी भी झेलनी पड़ी। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है कृषि विभाग का निर्माण, यानी कि दीवाने कोही। एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए उसने सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करने की योजना बनाई। अब ये योजना अपने आप में बहुत सही योजना थी। क्या थी ये योजना? उसने 60 वर्ग मील का क्षेत्र चुना। उस पर उसने विभिन्न फसलों को बदल बदल कर बोने का निश्चय किया, मतलब रोटेशन से। भूमि उसने किनको दी? जो लोग उत्सुक और गरीब हों उनको देनी थी। 2 वर्ष में 70 लाख टन के ऋण के रूप में दिए गए और इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, देखरेख के लिए 100 शिकदारों और 1000 सवारों को नियुक्त किया गया। यह योजना जो थी ये 3 वर्षों के लिए लागू करनी थी, मगर ये जो योजना थी यह भी पूर्णतः असफल रही। बर्नी के अनुसार 3 वर्षों में वर्णित जो भूमि था उसका 100वां भाग भी कृषि योग्य नहीं बनाया गया। और अब इसकी असफलता के 3 प्रमुख कारण थे। पहला, भूमि जो दी गई थी वो उपजाऊ नहीं थी। दूसरा, ये जो 3 साल का जो समय था ये बहुत कम था। और तीसरा, ऋण को दुरुपयोग सरकारी कर्मचारियों ने भी किया और किसानों द्वारा भी किया गया। तो इस प्रकार ये जो अच्छी योजना थी जिससे कृषि की वृद्धि होती, यह पूरी तरह से असफल रही। अब तीसरी जो योजना है वो है राजधानी परिवर्तन। इसका समय है 1326 से लेकर 1327। राजधानी का परिवर्तन की योजना क्या थी कि राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी या दौलताबाद में रखी जाए। दौलताबाद दक्षिण भारत में स्थित है। इसके पीछे समकालीन इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए। बर्नी के अनुसार यह सल्तनत के केंद्र में स्थित था। इब्न बतूता बोलता है कि दिल्ली के नागरिकों के गंदे पत्रों से तंग आकर सुल्तान के कहने पर उन्हें दंडित करने के लिए नई राजधानी बनाई गई। और इसामी जो है वो कहता है कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति तोड़ने के लिए उन्हें दक्षिण भारत ले जाया गया। तो ये 3 अलग अलग इतिहासकार हैं, मगर इसमें ऐसा लगता है जो बर्नी ने कहा है उसमें सत्यता प्रतीत होती है, क्योंकि जो भूगोलिक स्थिति है देवगिरी की वो ये बताती है कि वो राज्य के लगभग बीच में स्थित है और इसलिए उस पर नियंत्रण प्राप्त, राज्य पर नियंत्रण करने के लिए देवगिरी सही रहता। दूसरा जो कारण है, इतिहासकार ने बताया है, A.L. श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली पर जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे उससे जो राजधानी उसको बचाने के लिए भी राजधानी परिवर्तन आवश्यक था। एक और इतिहासकार हैं डॉक्टर मेहंदी हसन। उनके अनुसार दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने की चाह ने मोहम्मद बिन तुगलक को उसको अपनी राजधानी बनाया। समकालीन इतिहासकार दिल्ली की समस्त जनता को अपना सामान सहित दौलताबाद जाने का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए जाने की बात कहते हैं। इस कारण दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई। बर्नी ने इसका एक विवरण दिया है। सभी कुछ बर्बाद कर दिया गया,
तबाही इतनी भयानक थी कि शहर की इमारतें, उसके महल और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी दिखाई नहीं देता था। राज्य की तरफ से मार्ग में लोगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। 2 मील पर जनता के रुकने और खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, मगर फिर भी ये योजना सही तरह से नहीं लागू की गई और लोग असंतुष्ट रहे। पैदल उन्हें हजारों मील चलना पड़ता था। वे दिल्ली रहना चाहते थे। सुल्तान ने निराश होकर उन्हें वापस लौटने की आज्ञा दी, वापस दिल्ली जाने की। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यह योजना असफल हुई। अगर इसे सफल बनाना था तो सुल्तान को केवल मुख्य दरबारी और दफ्तर को ही ले जाना चाहिए था, न कि पूरी जनता को। और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली ही उपयुक्त थी, क्योंकि मंगोलों से रक्षा और उत्तर भारत की सुरक्षा के लिए दिल्ली पर्याप्त थी। तो इस तरह से पार्ट 1 में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के 3 प्रमुख योजनाओं को समझा। धन्यवाद।